नमस्कार। आज हम गोता लगा रहे हैं भारत की अर्थव्यवस्था और तकनीक की दुनिया में। आजकल जो कुछ चल रहा है उसमें कुछ अहम और दिलचस्प हलचलें हैं। हाँ, काफी कुछ हो रहा है। हमारे पास कई अलग अलग स्रोत हैं, मतलब शेयर बाजार की उठापटक है, फिर आरबीआई की कुछ नई बातें हैं हम्म। और एप्पल जैसी बड़ी कंपनी की भारत में काफी महत्वाकांक्षी योजनाएं दिख रही हैं। देश की क्रेडिट रेटिंग भी बदली है। सही। और हाँ, वो एआई, हम्म। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसकी धमक तो हर तरफ सुनाई दे रही है। बिल्कुल, एआई तो आजकल हर चर्चा में है। तो आज का हमारा मकसद है कि इन अलग अलग बिखरी हुई सी लगने वाली कड़ियों को जोड़ें हम्म। और समझें कि ये सब मिलकर भारत की अभी की स्थिति और आने वाले कल के लिए क्या संकेत दे रहे हैं। हाँ, एक बड़ी तस्वीर देखने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं फिर। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं अर्थव्यवस्था की नब्ज से। हम्म। पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं कि भारतीय शेयर बाजार, सेंसेक्स और निफ्टी, इनमें काफी उतार चढ़ाव है। हाँ, वॉलेटिलिटी तो रही है। ये इंडेक्स तो खैर भारत के सबसे बड़े स्टॉक्स का हाल बताते हैं, बीएसई और एनएसई पर। जी। तो इस माहौल में मतलब जो एक्सपर्ट्स हैं वो निवेशकों को क्या सलाह दे रहे हैं, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, बाजार में ये जो अस्थिरता है, इसके पीछे कई कारण है, ग्लोबल भी, हाँ जी। डोमेस्टिक भी। अच्छा। एक्सपर्ट्स की आम सलाह तो यही है कि पैनिक ना करे, हाँ। थोड़ा सोच समझ कर चलें। हम्म। मुख्य तौर पर दो बातें कह रहे हैं। हाँ जी। एक तो डाइवर्सिफिकेशन, यानी अपना पैसा अलग अलग जगह लगाए। हाँ, वो तो क्लासिक सलाह है। बिल्कुल। और दूसरा, लॉन्ग टर्म सोचें, यानी थोड़े समय के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। उनका मानना है कि भारत की इकोनॉमी की जो बुनियाद है वो मजबूत है, तो लंबे समय में फायदा हो सकता है। ठीक है, तो एक तरफ बाजार में ये थोड़ी घबराहट है, लेकिन दूसरी तरफ आरबीआई गवर्नर वो रुपए के अंतर्राष्ट्रीयकरण पर काफी जोर दे रहे हैं, ऐसा सुन रहे हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम और कह सकते हैं महत्वाकांक्षी कदम है। ये है क्या असल में? मतलब रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण सुनने में थोड़ा भारी लगता है। हाँ, देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि भारतीय रुपए का इस्तेमाल दुनिया भर में बढ़े, व्यापार के लिए, फाइनेंशियल लेन देन के लिए। ओके। खासकर जो सीमा पार व्यापार होता है, उसका सेटलमेंट रुपए में हो सके। अभी क्या होता है, ज्यादातर व्यापार डॉलर में होता है। हाँ, डॉलर ही चलता है। तो आरबीआई का लक्ष्य है कि धीरे धीरे डॉलर पर ये जो निर्भरता है वो कम हो। अच्छा, इसके फायदे क्या होंगे? इसके कई फायदे हो सकते हैं, जैसे एक्सचेंज रेट का रिस्क कम हो सकता है, भारत के लिए व्यापार की लागत घट सकती है और दुनिया की अर्थव्यवस्था में भारत का कद भी बढ़ सकता है। लेकिन हाँ, ये एक लंबी और थोड़ी जटिल प्रक्रिया है। इसके लिए काफी पॉलिसी बदलाव चाहिए और दुनिया भर की स्वीकृति भी। ये तो वाकई दूर की सोच लगती है। और इसी माहौल में एक और खबर आई, जापान की एजेंसी है आरएनआई। हाँ, रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन। उन्होंने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग को अपग्रेड किया है, बीबीबी प्लस कर दिया है और आउटलुक स्थिर बताया है। आम आदमी के लिए इसका क्या मतलब समझे? ये काफी अच्छा संकेत है, पॉजिटिव है। देखिए, सॉवरेन रेटिंग क्या होती है? ये एक तरह से किसी देश की सरकार की उधार चुकाने की काबिलियत का ग्रेड होता है। अच्छा। अंतर्राष्ट्रीय निवेशक इसे बहुत ध्यान से देखते हैं। बीबीबी प्लस रेटिंग जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है, इसका मतलब है कि आरएनआई जैसी एजेंसी मान रही है कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है और यहाँ निवेश करना पहले से ज्यादा सुरक्षित है। उन्होंने इसका कारण भारत की आर्थिक स्थिरता और सरकार के जो आर्थिक सुधार हैं उनको बताया है। सुधार मतलब सुधार जैसे टैक्स सिस्टम को आसान करना या बिजनेस के नियम थोड़े सरल करना, बैंकिंग सेक्टर को मजबूत करना, इस तरह के कदम। ओके। इस अपग्रेड से क्या होगा कि भारत के लिए शायद अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कम ब्याज पर कर्ज लेना आसान हो और विदेशी निवेश भी बढ़ सकता है। तो अगर हम इन तीनों चीजों को साथ रखें, बाजार में थोड़ी उठापटक, रुपए को ग्लोबल बनाने की लंबी रेस और ये रेटिंग अपग्रेड, तो क्या तस्वीर बन रही है? ये कहीं आपस में टकरा तो नहीं रहे? नहीं, टकरा नहीं रहे, बल्कि ये एक गतिशील, एक डायनामिक अर्थव्यवस्था की तस्वीर है। अच्छा, कैसे? देखिए, बाजार का उतार चढ़ाव तो बाहरी और अंदरूनी दबाव दिखाता है, वो तो होता रहता है। लेकिन रेटिंग का सुधरना और रुपए को अंतर्राष्ट्रीय बनाने की कोशिश, ये गहरे आत्मविश्वास और सिस्टम की मजबूती की तरफ इशारा करते हैं। मतलब एक साथ दोनों चीजें हो रही हैं। हाँ, दिलचस्प बात यही है कि भारत एक ही समय पर शॉर्ट टर्म चुनौतियों से भी निपट रहा है और साथ ही अपनी ग्लोबल इकोनॉमिक पोजीशन को मजबूत करने के लिए बड़े स्ट्रैटेजिक कदम भी उठा रहा है। अच्छा,
ये दिखाता है कि पॉलिसी बनाने वाले आज की स्थिरता और कल के विकास दोनों पर फोकस कर रहे हैं। चलिए, ये तो हुई अर्थव्यवस्था की बात। अब गियर बदलते हैं और टेक की दुनिया में चलते हैं। एप्पल को लेकर कुछ बहुत बड़ी खबरें हैं। हाँ, मैंने भी सुना। सुनने में आ रहा है कि एप्पल भारत में मैन्युफैक्चरिंग बहुत तेजी से बढ़ाने वाला है। यहाँ तक कि फोल्डेबल आईफोन बनाने की बात भी है। ये क्या है मामला? देखिए, ऑफिशियल कंफर्मेशन तो एप्पल से नहीं है, लेकिन खबरें काफी मजबूत स्रोतों से आ रही हैं। फोल्डेबल स्मार्टफोन तो खैर अगली बड़ी चीज मानी जा रही है टेक्नोलॉजी में, जिसमें स्क्रीन मुड़ जाती है। हाँ, वो देखा है। अगर एप्पल भारत में इसका प्रोडक्शन शुरू करता है तो ये सिर्फ असेंबली नहीं होगी, ये बहुत आगे की बात है। मतलब ये दिखाता है कि भारत अब सिर्फ पुर्जे जोड़ने वाला देश नहीं, बल्कि जटिल हाई वैल्यू टेक्नोलॉजी बनाने का हब बन सकता है। फोल्डेबल स्क्रीन जैसी चीज बनाना आसान नहीं होता, तकनीकी रूप से काफी मुश्किल है। और इससे भी बड़ी खबर शायद ये है कि आईफोन 17 के सारे मॉडल्स की असेंबली पूरी तरह भारत में शिफ्ट करने का प्लान है। अगर ये हुआ तो इसका क्या असर होगा? अगर ये सच होता है तो ये भारत के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक, आप कह सकते हैं, मील का पत्थर होगा। पूरी आईफोन 17 रेंज, मतलब सारे मॉडल अगर भारत में असेंबल होते हैं तो इसका मतलब है बहुत बड़ा वॉल्यूम और पूरी सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा भारत में जम जाएगा। ये सीधे सीधे सरकार की मेक इन इंडिया पहल को जबरदस्त बूस्ट देगा, जिसका लक्ष्य ही भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। हाँ, वो तो है। और एप्पल जैसा बड़ा नाम जब ऐसा कदम उठाता है तो दूसरी मल्टीनेशनल कंपनियां भी सोचती हैं, वो भी भारत में आने या अपना काम बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित होंगी। तो रोजगार भी बढ़ेगा? बिल्कुल, रोजगार बढ़ेगा और भारत ग्लोबल सप्लाई चेन में एक बहुत महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन जाएगा। ये तो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन इतनी हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ जो रोजमर्रा का बुनियादी ढांचा है, वो भी तो जरूरी है। हाँ, बिल्कुल जरूरी है। इसी से जुड़ी एक छोटी सी पर काम की जानकारी मिली। आरबीआई के कैलेंडर के हिसाब से इस महीने 20 सितंबर, जो तीसरा शनिवार है, उस दिन बैंक खुले रहेंगे। मतलब अगर कोई खास छुट्टी ना हो राज्य में तो। अच्छा, ये छोटी बात लगती है, पर बैंकिंग सिस्टम का चलते रहना कितना जरूरी है। बिल्कुल सही कहा। ये छोटी छोटी बातें ही इकोनॉमी की रीढ़ होती हैं। आप देखिए, एक तरफ एप्पल जैसी कंपनी खरबों डॉलर के निवेश का सोच रही है और दूसरी तरफ बैंकिंग जैसी बुनियादी सेवा लगातार और भरोसेमंद तरीके से चल रही है। इन दोनों को साथ देखना जरूरी है। हाँ, ये कनेक्शन महत्वपूर्ण है। ये दिखाता है कि भारत एक तरफ भविष्य की टेक्नोलॉजी और बड़े निवेश खींच रहा है, तो दूसरी तरफ अपना जो मौजूदा ढांचा है, फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेटिव, उसे भी ठीक और भरोसेमंद रख रहा है। संतुलन साधने की कोशिश। बिल्कुल, ये संतुलन मतलब बड़ी महत्वाकांक्षाएं और जमीन पर मजबूत बुनियाद किसी भी देश के सस्टेनेबल विकास के लिए बहुत जरूरी है। बिना भरोसेमंद बैंकिंग और लॉजिस्टिक्स के बड़ी मैन्युफैक्चरिंग योजनाएं कामयाब नहीं हो सकती। सही बात है। अच्छा, अब उस टेक्नोलॉजी पे आते हैं जिसकी चर्चा हर जगह है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई। हाँ, एआई। शिक्षा से शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश में एक सरकारी कॉलेज है, राजीव गांधी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, नगरोटा भगवा में। वहां अब एआई और डेटा साइंस में डिग्री कोर्स शुरू हो गया है। वाह, ये तो अच्छी खबर है। क्या ये भारत में एजुकेशन के बदलते ट्रेंड का संकेत है? निश्चित रूप से ये एक बहुत अहम संकेत है कि भारत का हायर एजुकेशन सिस्टम भविष्य की जरूरतों को समझ रहा है और खुद को बदल रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब मशीनों में इंसानों जैसी सोचने समझने की ताकत लाना, और डेटा साइंस यानी बहुत सारे डेटा से काम की जानकारी निकालना। हाँ। ये दोनों ही आज के सबसे हॉट फील्ड्स हैं। कॉलेजों में इनकी पढ़ाई शुरू होने का मतलब है कि हम भविष्य के लिए स्किल्ड लोग तैयार कर रहे हैं। और ये सिर्फ एक कॉलेज की बात नहीं है, ये एक बड़ा ट्रेंड है जहां एजुकेशन को इंडस्ट्री की जरूरत से जोड़ा जा रहा है। और एआई का असर सिर्फ क्लासरूम तक नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी हाल में कहा कि कैसे भारत के अपने टेक प्लेटफॉर्म्स हैं, यूपीआई, इंडिया स्टैक, कोविन। हाँ, बिल्कुल। इन्होंने एक टेक्नोलॉजी को आम आदमी तक पहुंचाया है। हाँ, ये एक बहुत दिलचस्प पॉइंट है। यूपीआई ने तो पेमेंट में क्रांति ही ला दी है। सही बात है। इंडिया स्टैक जो है वो एपीआईज का एक सेट है, मतलब डिजिटल हुक्स जो अलग अलग सॉफ्टवेयर को एक दूसरे से सुरक्षित तरीके से जुड़ने और डेटा शेयर करने देते हैं। इसने सरकारी सेवाओं और पहचान को बहुत आसान बनाया है। कोविन ने कोरोना के टाइम में वैक्सीनेशन को मैनेज किया, तो प्रधानमंत्री का तर्क ये है कि इन टेक्नोलॉजी ने साबित किया कि तकनीक सिर्फ अमीरों या पढ़े लिखों के लिए नहीं है। हाँ। ये सड़क किनारे वाले वेंडर से लेकर बड़े कॉर्पोरेट लीडर तक सबको ताकत दे सकती है। यह है टेक्नोलॉजी के जरिए पहुंच का लोकतंत्रीकरण,
सर्विसेज बेहतर होती हैं, पारदर्शिता बढ़ती है। और बड़ी ग्लोबल कंपनियां भी भारत की एआई ताकत को पहचान रही हैं। ओपन एआई, जो चैट जीपीटी वाली कंपनी है, हाँ, जाना माना नाम है। वो भारत में अपना यूजर बेस तेजी से बढ़ा रही है और यहाँ ऑफिस और डेटा सेंटर खोलने का भी सोच रही है। इसका क्या महत्व है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ओपन एआई जैसी दुनिया की लीडिंग एआई कंपनी अगर भारत में इन्वेस्ट कर रही है, ऑफिस खोल रही है, तो ये दिखाता है कि वो भारत को सिर्फ एक बड़े बाजार की तरह नहीं देख रही, तो फिर बल्कि एक टैलेंट हब, एक इनोवेशन सेंटर के तौर पर भी देख रही है। डेटा सेंटर बनाने का मतलब है कि वो भारत में अपनी सेवाएं बेहतर और शायद सस्ती दे पाएंगे। अच्छा, इससे किफायती एआई टूल्स तक लोगों की पहुंच बढ़ सकती है। ये भारत के एआई इकोसिस्टम को और मजबूत करेगा, स्टार्टअप्स को फायदा होगा और हमारे अपने टैलेंट के लिए नए मौके बनेंगे। टेक्नोलॉजी के ये फायदे तो दिख रहे हैं, लेकिन एआई का एक और पहलू है जिस पर काफी बात हो रही है, वो है राष्ट्रीय सुरक्षा और रक्षा। हाँ, ये भी बहुत अहम है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस ने भी कहा है कि भविष्य के लड़ाइयों के लिए एआई को अपनाना जरूरी है। बिल्कुल, रक्षा क्षेत्र में एआई का महत्व बहुत तेजी से बढ़ रहा है। सीडीएस का बयान ये दिखाता है कि भारत की मिलिट्री लीडरशिप भविष्य की चुनौतियों को समझ रही है। अब लड़ाइयां सिर्फ जमीन, हवा, पानी पर नहीं होती, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष ये भी महत्वपूर्ण वॉर जोन बन गए हैं। साइबर वॉरफेयर? हाँ, साइबर वॉरफेयर मतलब दुश्मन के डिजिटल सिस्टम पर हमला करना या अपने सिस्टम को बचाना, ये अब जंग का हिस्सा है। इन सब में एआई का रोल बहुत बड़ा हो सकता है। कैसे? जैसे दुश्मन की हरकतों का विश्लेषण करना, अपने संसाधनों का बेहतर इस्तेमाल करना या फिर ऑटोमेटिक हथियार सिस्टम बनाना। सीडीएस ने स्वदेशी क्षमता पर भी जोर दिया है, मतलब घरेलू तकनीक। इसका क्या मतलब है? आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस। अच्छा। सीडीएस का कहना है कि एआई जैसी क्रिटिकल और सेंसिटिव टेक्नोलॉजी के लिए हम पूरी तरह दूसरे देशों पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें अपनी जरूरत के हिसाब से अपने देश में ही एआई सॉल्यूशन और डिफेंस टेक बनाने होंगे। ये सिर्फ सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी स्ट्रेटेजिक आज़ादी बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। तो ये दिखाता है कि एआई अब सिर्फ सुविधा या आर्थिक विकास का टूल नहीं है, ये नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी का एक सेंट्रल हिस्सा बन रहा है। एआई को लेकर एक आम डर भी तो है कि ये नौकरियां ले लेगा। हाँ, ये चिंता बहुत आम है। इस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने युवाओं से कहा है कि एआई अपनाओ, डरो मत, और भरोसा दिलाया है कि इससे नए अवसर बनेंगे। क्या ये डर वाकई में बेवजह है? ये सवाल थोड़ा पेचीदा है। इसका जवाब सीधा हाँ या ना में देना मुश्किल है। ये सच है कि एआई और ऑटोमेशन कुछ तरह की नौकरियां, खासकर जिनमें बार बार एक ही तरह का काम होता है, उन्हें कम कर सकता है या उनका रूप बदल सकता है। हाँ, ये तो लगता है। लेकिन जैसा मुख्यमंत्री ने भी इशारा किया, इतिहास देखें तो नई तकनीकें अक्सर जितनी नौकरियां खत्म करती हैं, उससे ज्यादा नए तरह के मौके भी बनाती हैं। कंप्यूटर को ही देख लीजिए। सही बात है, कंप्यूटर ने भी तो कई नौकरियां बदली। बिल्कुल, कई पारंपरिक नौकरियां गईं, लेकिन आईटी सेक्टर में लाखों नई नौकरियां बनी। तो फिर एआई के साथ क्या होगा? समाधान क्या है? डरें या अपनाएं? यहाँ समझने वाली बात यह है कि एआई नौकरियों को शायद खत्म न करे, बल्कि उन्हें बदल दे। अच्छा। जरूरत है अडेप्ट करने की, अनुकूलन की। एआई के आने से डेटा एनालिस्ट, एआई ट्रेनर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, एआई एथिक्स स्पेशलिस्ट, ऐसे कई नए रोल्स आ रहे हैं। जो स्रोत हमारे पास हैं वो बताते हैं कि सरकारी लेवल पर एआई से घबराने के बजाय उसे अपनाने पर जोर है और उसके जरिए एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एजुकेशन जैसे सेक्टर में विकास और नए अवसर बनाने की कोशिश है। मुख्यमंत्री का बयान इसी पॉजिटिव रुख को दिखाता है। लेकिन इसके लिए लोगों को तैयार भी तो करना होगा। बिल्कुल, यही सबसे जरूरी है। युवाओं को नए स्किल्स सीखने होंगे, हमारे एजुकेशन सिस्टम को भी बदलना होगा। तो डरने की बजाय तैयारी करना ज्यादा जरूरी है। तो आज हमने कई अलग अलग डॉट्स कनेक्ट करने की कोशिश की। अर्थव्यवस्था का लचीलापन और उसकी महत्वाकांक्षा, रेटिंग, रुपया। हाँ, मैन्युफैक्चरिंग में एक बड़ा शिफ्ट, एप्पल वाला। बिल्कुल। और समाज के हर कोने में एआई को अपनाने की एक लहर सी। शिक्षा, शासन, रक्षा, रोजगार, जी, इन सबको मिलाकर देखें तो भारत की कहानी क्या कह रही है, क्या निचोड़ निकलता है? जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है वो ये है कि ये सब चीजें एक साथ हो रही हैं, पैरेलल चल रही हैं।
ऐसा नहीं कि ये भारत सिर्फ एक चीज पर फोकस कर रहा है, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी लग रही है कि आर्थिक स्थिरता बनाए रखते हुए भविष्य की टेक्नोलॉजी, खासकर एआई और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग में बड़ा दाव लगाया जा रहा है। ड्यूअल ट्रैक अप्रोच कह सकते हैं। हाँ बिल्कुल, एक तरह का ड्यूअल ट्रैक अप्रोच। आज को संभालो और कल के लिए मजबूत नींव रखो। और इसका लक्ष्य दोहरा लगता है, तेज आर्थिक विकास भी, और उस विकास का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, यानी समावेशी विकास। ये दिखाता है कि भारत अपनी किस्मत खुद लिखने की कोशिश कर रहा है, सक्रिय रूप से। ये वाकई एक बहुआयामी और गतिशील तस्वीर है। इन सभी स्रोतों को देखने के बाद और जिस तेजी से सरकार, इंडस्ट्री, डिफेंस सब एआई को अपना रहे हैं, हाँ, उसे देखते हुए एक सवाल आता है मन में। पूछिए। वो अगली बड़ी सामाजिक चुनौती या अवसर क्या हो सकता है जिसके लिए भारत को तैयार रहना होगा? शायद कुछ ऐसा जो इन स्रोतों में अभी उतना साफ ना दिखा हो। ये एक बहुत अच्छा सवाल है, सोचने वाला। जैसे जैसे एआई हमारी जिंदगी में और घुलेगा मिलेगा, कई नए मुद्दे उठेंगे। एक बड़ा मुद्दा होगा एथिकल एआई का। मतलब ये कैसे पक्का करें कि एआई का इस्तेमाल निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जिम्मेदार हो। कहीं एआई हमारे समाज के पुराने पूर्वाग्रहों को और बढ़ा तो नहीं देगा या उन्हें कम करने में मदद करेगा? ये तो बड़ी बात है। दूसरा, डिजिटल डिवाइड का सवाल। वो और गहरा हो सकता है। यूपीआई सफल रहा, ठीक है, लेकिन क्या जटिल एआई टेक्नोलॉजी उन लोगों को पीछे छोड़ देगी जिनके पास डिजिटल स्किल नहीं है या महंगे डिवाइस नहीं है? हाँ, ये भी एक चिंता है। और तीसरा, शायद सबसे अहम, कि क्या हम उतनी तेजी से लोगों को नए स्किल्स सिखा पाएंगे जितनी तेजी से एआई नौकरियों का रूप बदल रहा है? ये स्किल गैप का मसला। इन सवालों के जवाब ढूंढना, मुझे लगता है, आने वाले दशक की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक होगा। इस पर जरूर सोचना चाहिए।